स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। मैं सरोज ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में, और आज की जो क्लास है वो है यूजीसी नेट 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और ये जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इनकी आप तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है ये पेपर नंबर 1 के लिए, और ये PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन है जितने भी हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये यूजीसी नेट के लिए पेपर नंबर 1 जो होता है उसके लिए ये क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा VAR के वार्क मॉडल में अधिगम शैली नहीं है। तो जो वार्क मॉडल है उसमें अधिगम शैली कौन सी नहीं है तीनों में से? तो चारों ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन नंबर डी, चिंतनशील। ठीक है, चिंतनशील जो है वो वार्क मॉडल की अधिगम शैली जो है वो नहीं है। दृश्य होगा, श्रवण होगा, गतिशील होगा, लेकिन जो चिंतनशील है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। जो तार्किक तर्क होता है यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, ये किस पर आधारित होती है? तो ये होती है उत्पत्ति और निष्कर्ष पर आधारित। ठीक है, उत्पत्ति और निष्कर्ष पर आधारित ये रहती है। तो प्रीमिसेस और कंक्लूजन पर ये आधारित रहती है। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे ऊर्जा का कुशल उपकरण है। यानी कि सबसे अच्छा जो ऊर्जा का उपकरण है, एक कुशल उपकरण आप कह सकते हो, तो वो कौन सा होगा इन चार ऑप्शंस में से? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LED मॉनिटर जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा एक ऊर्जा कुशल उपकरण। ठीक है, जिसको आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस जो है वो कह सकते हो। ठीक है, तो LED मॉनिटर जो है ये सबसे अच्छी एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER की गणना का सही सूत्र क्या है। तो सकल नामांकन अनुपात निकालने के लिए जो सही फॉर्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है कुल नामांकन अपॉन आधिकारिक आयु वर्ग की जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके जनक ऑप्शन नंबर 2 है, लॉर्ड मैकॉले को माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकॉले आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में शोर का क्या अर्थ है। तो संचार में शोर का जो अर्थ है यानी कि कम्युनिकेशन में जो नॉइस है वो क्या प्रेजेंट करती है, क्या रेफर्स करती है, ये है तेज संगीत, बाहरी व्यवधान और अर्थ संबंधी बाधा। ठीक है, ये जो है ये सभी ऑप्शन जो है वो ठीक रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो कम्युनिकेशन में जो एक शोर है वो उसका अर्थ होता है यानी कि लाउड म्यूजिक। ये भी एक तरह से शोर, संचार में शोर है। और उसके बाद है एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, और उसके बाद है सिमेंटिक बैरियर्स, और ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ये करेक्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध की विशेषता नहीं है। तो शोध जो है, रिसर्च जो है, उसकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं है इन चार ऑप्शंस में से। तो जो है सही आंसर वो है पक्षपात। ठीक है, पक्षपात जो है ये शोध की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एक तरह से PYQ हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्लास को पूरा जरूर देखना है, बीच में क्लास को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग लगे, या हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, तो क्लास को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को जरूर पूरा देखना है। वैसे तो ये यहाँ पर तो फिर भी मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से ऑप्शंस के साथ आपको MCQ के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को। लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे तब आप सोचोगे कि नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करना है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
पारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण बताना है आपने, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकाई परीक्षण। यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल जो है वो यूनिट टेस्ट आप दे सकते हो। इकाई परीक्षण का जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की मुख्य विषय उद्देश्य क्या होता है, तो प्राइमरी गोल बताना है टीचिंग का। ठीक है, तो टीचिंग जो है यानी कि शिक्षण जो है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है, तो वो उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक रहेगा, ज्ञान प्रदान करना। क्यों ठीक रहेगा? परीक्षा पास कराना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा कराना ये भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, और अंक दिलाना ये भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ज्ञान प्रदान करना यानी कि किसी व्यक्ति के बिहेव में एक परमानेंट जो हम चेंज ला देते हैं तो उसको हम जो है वो अधिगम कहते हैं। तो एक ज्ञान प्रदान करना शिक्षण का उद्देश्य जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है, तो कौन सा जो यंत्र है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो है मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो होती है ये ऑप्शन नंबर बी डेटा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस से संबंधित होती है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो होती है वो डेटा विश्लेषण से यानी कि डाटा एनालिसिस से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की संकल्पना किसने दी है, तो भावात्मक जो बुद्धिमत्ता की संकल्पना है वो दी गई है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डैनियल गोलमैन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक डेटा स्रोत का उदाहरण है, तो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर वन, जनगणना डेटा। ठीक है, जनगणना डेटा जो है ये द्वितीयक डेटा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तर्क पद्धति सामान्यता से विशिष्ट की ओर जाती है, तो कौन सी पद्धति जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिडक्टिव मेथड जो है वो एक तरह से जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक जो एक तर्क है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर या सॉरी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड आपने याद रखना है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समकालिक यानी कि सिंक्लोकस अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा समकालिक अधिगम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइव वेबिनार जो है ये एक तरह से समकालिक अधिगम का उदाहरण है, यानी कि आप उसी टाइम पे जो है वो एक तरह से आपका जो अधिगम है वो उसी टाइम पे हो रहा है। लाइव वेबिनार जो है ये एक तरह से सिंक्रोनस का उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई शोधकर्ता मौजूद सिद्धांत के आधार पर परिकल्पना बनाता है तो वह तो ये होता है, तो ये क्या होता है? जब एक शोधकर्ता जो है वो मौजूद सिद्धांत के आधार पर परिकल्पना यानी कि उसके पास एक सिद्धांत दे रखा है, उसके आधार पर वो परिकल्पना का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निगमनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, निगमनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, यानी कि डिडक्टिव अप्रोच उसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिक बुद्धियों के सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो एकाधिक बुद्धियों के सिद्धांत के लिए यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के लिए कौन से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जो है इनके द्वारा जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो दी गई है, यानी कि यहाँ पे बहुबुद्धि भी लिखा लिखा जा सकता था लेकिन एकाधिक लिखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं जा रहा है तो आपने इंग्लिश क्वेश्चन की जरूर पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कोई वर्ड्स ऐसा होता है जो हमें हिंदी में पता नहीं होता है और कोई वर्ड ऐसा होता है जो हमें इंग्लिश में पता नहीं होता है। ठीक है, आपने दोनों ही चेक जरूर करने हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो दी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार चार्ट किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बार चार्ट जो है ये
गुणात्मक डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डाटा को दर्शाने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है बार चार्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है ऑरेकल। ऑरेकल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स और मैको एस जो हैं, ये सभी जो हैं एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जा सकते हैं, लेकिन ऑरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम में सुधार करना। ठीक है, अधिगम में सुधार करना प्रारूपिक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक उद्देश्य है। ठीक है, अधिगम में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताना है आपने, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रे ऑफिस। लाइब्रे ऑफिस जो है एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब माध्यिका और बहुलक हो तो वितरण कैसा होगा। तो माध्य बराबर माध्यिका और बराबर बहुलक हो तो वितरण जो है वो कैसा होता है, तो वो होता है सामान्य। ठीक है, यानी कि तीनों ही चीजों को बराबर रखा जा रहा है तो वितरण जो है वो सामान्य होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयर रिव्यू शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो पीयर रिव्यू शब्द का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समकक्ष विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन। ठीक है, ये पीयर रिव्यू का जो उपयुक्त अर्थ है वो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हॉर्थोन अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हॉर्थोन का जो अध्ययन है, हॉर्थोन अध्ययन जो है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये है संगठनात्मक व्यवहार से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, संगठनात्मक व्यवहार से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शिक्षण सिद्धांत है वो नहीं है। तो गतिविधियों से का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और फीडबैक का सिद्धांत। तो ये जो एक तरह से ऑप्शन नंबर सी है, पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, ये जो है ये एक तरह से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है ये वाला सिद्धांत शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा में संरचनावाद किस बात पर बल देता है। तो शिक्षा में संरचनावाद जो है ये बल देता है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय ज्ञान के निर्माण करने में। ठीक है, तो सक्रिय ज्ञान का निर्माण करने में जो संरचनावाद है वो बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा शोध क्रियाशील होता है और व्यवहारिक सुधार के लिए किया जाता है। तो कौन सा जो ऐसा रिसर्च है जो एक्शन ओरिएंटेड होती है और सुधार के लिए, व्यवहारिक सुधार के लिए जो है वो यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रियात्मक शोध जो है ये एक तरह से क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 जो त्रुटि है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना। ठीक है, सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जो है वो परिकल्पना परीक्षण का टाइप 1 एरर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रात्मक शोध की मुख्य विशेषता क्या है। तो मात्रात्मक शोध यानी कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसकी मुख्य विशेषता बतानी है, तो वो रहेगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्यात्मक मापन और विश्लेषण। ये जो है ये एक तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च की मुख्य विशेषता आप कह सकते हो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक शोधकर्ता ऐसा नमूना प्रयोग करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है यादृच्छिक सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम जो सैंपलिंग है वो कहा जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जब शोधकर्ता ऐसा नमूना पेश कर रहा है, एक ऐसा आप कह सकते हो सैंपल जो है वो प्रयोग कर रहा है जिसमें जो है वो
प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर जो आदमी है उसका जो अवसर उसको समान दिए जा रहे हैं, यानी कि इक्वल चांसेस उसको दिए जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैम्पलिंग, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप क्लास को पूरा देखा है आपने तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।